दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कोरियन मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी को लेकर आया हूं जो सस्पेंस से भरी पड़ी है। आप लोगों की हमेशा ऐसी मूवीज की डिमांड रहती है, इसलिए आज हम हाजिर हैं आपके लिए वैसी ही मूवी को लेकर। इस मूवी का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.3। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम शहर के बड़े प्रोसिक्यूटर हान को देखते हैं, जो एक सेमिनार ले रहा होता है, जहां कई सारे लॉ स्टूडेंट्स उस सेमिनार को अटेंड करने आते हैं। अब हान कहता है, आज का सेमिनार तुम लोगों का आखिरी सेमिनार है और इसके बाद तुम्हें असली केस मिलने शुरू हो जाएंगे। वो आगे कहता है कि उन केसेस को सॉल्व करने के लिए आपको लॉ के मुताबिक ही काम करना होगा, क्योंकि अगर आपके सामने आपका डिफेंडर कोई नकली स्टोरी भी पेश करता है तो तब भी आपको सच का साथ नहीं छोड़ना है, वही आपके लिए असली जीत होगी। अब इसी दौरान ओकेनो नाम का एक स्टूडेंट हान से एक सवाल पूछता है और इसी के साथ ये स्टोरी 4 साल आगे चली जाती है। अब ओकेनो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह काम करता है, जहां उसे कई केसेस मिलते हैं। खैर, अब हम देखते हैं कि उसी डिपार्टमेंट के अंदर ओकेनो आज प्रोसिक्यूटर हान के ऑफिस में जाता है और इस तरह ये दोनों पूरे 4 साल बाद एक दूसरे से मिलते हैं। अब हान उससे कहता है कि जब भी कोई बड़ा केस होता है तो मैं उसे साइड में जाकर इन्वेस्टिगेट करता हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें एक केस सॉल्व करने का मौका दे रहा हूँ। अब ये सुनकर ओकेनो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है, जिसके बाद उसे एक नए ऑफिस में भेज दिया जाता है। अब उसी ऑफिस में सोहन नाम की एक लेडी होती है, जो ओकेनो को बताती है कि मैं आपकी नई विटनेस ऑफिसर हूँ और हमें इसी ऑफिस में मिलकर काम करना है। खैर, आज ओकेनो के ऑफिस में सुबाबी नाम के एक विटनेस को लाया जाता है। दरअसल एक बार में 2 गुंडों ने मिलकर एक आदमी को मार डाला था और सुबाबी ने ये सब होते हुए अपनी आंखों से देखा था। अब ओकेनो उससे पूछता है कि कत्ल के दौरान बारटेंडर ने 2 गुंडों को देखा था, लेकिन अब वो बारटेंडर दूसरे गुंडे को पहचान नहीं पा रहा, तो क्या वो दूसरा गुंडा बॉर्न था? तो इस पर सुबाबी कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं, जबकि उसकी शक्ल बता रही थी कि वो साफ झूठ बोल रहा है। इसलिए ओकेनो उससे कहता है कि तुम इसका जवाब जानते हो, लेकिन हमें बताना नहीं चाहते, इसलिए जब तक तुम नहीं बताओगे हमें कंफर्म नहीं होगा। लेकिन सुबाबी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम बार बार मुझसे यही सवाल पूछते रहो और मैं बार बार ना में जवाब देता रहूंगा। वो आगे कहता है कि मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम एक गेम खेलकर इस चीज का फैसला करें। अगर इस गेम में तुम जीत गए तो मैं सारी सच्चाई बता दूंगा, और अगर मैं जीता तो तुम्हारी विटनेस ऑफिसर सोहन एक रात के लिए मेरे साथ रहेगी। अब ये शर्त सुनकर सोहन ओकेनो को फौरन हाँ करने के लिए कहती है, क्योंकि इससे सच्चाई का पता लग सकता था। लेकिन ओकेनो इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो सोहन की इज्जत दांव पर लगाना नहीं चाहता था। इसके बाद ओकेनो हान के ऑफिस में जाकर कहता है कि मुझे 100% यकीन है कि बॉन्ड उस दिन सुबाबी के साथ क्लब में ही था, लेकिन सुबाबी शायद अंडरवर्ल्ड के डर की वजह से इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये सुनकर हान कहता है कि फिर एक काम करो, उस सुबाबी को छोड़ दो, हमारे पास 2 और विटनेस हैं, इसलिए उनसे पूछताछ करो। तो इस तरह अब ओकेनो उसकी बात मान जाता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन को दूसरे विटनेस पर शिफ्ट कर लेता है। फिर अगले सीन में हमें उस डिपार्टमेंट की कैंटीन दिखाई देती है, जहां न्यूज पर शीरो नाम के आदमी की खबर चल रही थी। दरअसल शीरो भी इसी डिपार्टमेंट का एक वकील था और खबर में बताया जा रहा था कि उसने कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मिलकर कुल 40 मिलियन का घपला किया है, जिसके बारे में पूछताछ चल रही है। यहाँ हमें पता चलता है कि शीरो यहाँ मौजूद प्रोसिक्यूटर का कलीग भी रह चुका था, जिस वजह से सभी उसे अच्छा खासा जानते थे। खैर, अब लंच के वक्त ओकेनो सोहन से कहता है कि मेरी समझ में एक बात नहीं आई, आखिर मिस्टर हान ने अचानक से विटनेस लिस्ट से सुबाबी को क्यों हटा दिया? ये सुनकर सोहन पूछती है कि क्या तुम उन पर शक कर रहे हो? तो ओकेनो इस पर चुप हो जाता है, लेकिन तभी सोहन उसे बताती है कि मैंने मिस्टर हान को पहले भी कई बार सुबाबी के साथ देखा है। अक्सर वो दोनों आपस में इम्फाल युद्ध को लेकर बात करते हैं। वो कहती है कि असल में उस युद्ध में कई सैनिक मारे गए थे, लेकिन सुबाबी के पिता किसी तरह सरवाइव कर गए। दोस्तों, अगर आपको ना पता हो तो बता दूं कि इम्फाल युद्ध ब्रिटिश इंडिया और जापान के बीच में सन 1944 में हुआ था और उस युद्ध में इम्फाल से जापान को वापस लौटना पड़ा था और उस दौरान कई जापानी सैनिकों की मौत हो गई थी। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, अब ओकेनो उससे कहता है लेकिन इस सब का हमारे बॉस से क्या कनेक्शन है? तो वो कहती है कि असल में हमारे बॉस मिस्टर हान के ग्रैंडफादर भी उस युद्ध के एक सर्वाइवर रहे थे और उन्होंने उस युद्ध के बारे में एक किताब भी लिखी थी, जिसका नाम था स्केलेटन रोड, और मुझे पता चला है कि सुबाबी उस किताब पर रिसर्च करना चाहता है, तो शायद ये एक वजह हो सकती है। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि मिस्टर हान लोगों से छुपते हुए एक होटल रूम में पहुंचते हैं। अब यहां हमें पता चलता है कि उस रूम के अंदर शीरो छुपकर रह रहा था, वही शीरो जिसके ऊपर 40 मिलियन का घपला करने का इल्जाम है। असल में हान और शीरो दोस्त हैं,
इसलिए वो शीरो को बेकसूर साबित करने के लिए एविडेंस ढूंढने में उसकी मदद कर रहा है ताकि वो बेगुनाह साबित हो सके। लेकिन तब तक के लिए शीरो को भी यहाँ छुपकर रहना पड़ेगा। खैर, अब शीरो रिमोट से एक सॉन्ग प्ले करता है और हान से कहता है, तुम्हें याद है ये सॉन्ग हमारी एक क्लासमेट का फेवरेट था। और इसी के साथ फ्लैशबैक में हम यूकी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके बारे में अभी शीरो बात कर रहा था। लेकिन हमें पता चलता है कि बहुत ही कम उम्र में किसी ने उसकी जान ले ली थी। अब शीरो हान से कहता है कि तुम्हें पता है यूकी तुम्हें पसंद करती थी लेकिन कभी अपने दिल की बात तुम्हें नहीं बता पाई। शीरो आगे कहता है कि अब तो उसे मरे हुए 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए कोर्ट के रूल के हिसाब से अब अगर कोई आकर अपना गुनाह कबूल कर ले तो भी उसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। खैर, अब अगले दिन हमें एक क्राइम सीन को दिखाया जाता है जहां 2 कपल्स का मर्डर हुआ था। इसके बाद प्रोसिक्यूटर्स को उस क्राइम सीन पर बुलाया जाता है। दोस्तों, प्रोसिक्यूटर और लॉयर में यही फर्क होता है कि प्रोसिक्यूटर डायरेक्टली क्राइम सीन पर जाकर उसके बारे में पता कर सकते हैं, जबकि लॉयर ऐसा नहीं कर सकते। खैर, अब इंचार्ज ऑफिसर हान को बताता है कि इस घर में रहने वाले कपल सुजुकी और अकीको को किसी ने उनके वेयरहाउस में मार डाला था। अब ये सुनते ही हान सबसे पहले उस कपल की तिजोरी के पास जाता है जहां उनके पैसे रखे हुए थे। अब इंस्पेक्टर उससे कहता है कि हमें इनके घर से एक IOU लेटर मिला है, यानी इन्होंने किसी को उधार में पैसे दिए थे। ऐसा कहकर वो इंस्पेक्टर हान को वेयरहाउस की तरफ ले जाता है जहां कपल का मर्डर हुआ था। इस वक्त हान के साथ उनके जूनियर्स ओकेनो और सोहन भी मौजूद थे। फिर इंस्पेक्टर उन्हें क्राइम सीन तक ले जाता है जहां उन दोनों की लाश मिली थी। वो कहता है कि हमें यहाँ पर एक किचन नाइफ की टूटी हुई प्लेट मिली थी। इसका मतलब है कि कातिल ने इन लोगों के ऊपर किचन नाइफ से वार किया होगा। इस पर हान पूछता है कि वार किए जाने से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या उन्हें चाकू से नहीं मारा गया? तो वो कहता है असल में वो चाकू टूट गया, इसलिए कातिल ने उन दोनों को नाइफ के ब्लेड से मारा था। इसके बाद मिस्टर हान ओकेनो और सोहन से कहता है कि अब हमें इस केस को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसी केस को संभालो। फिर अगले दिन प्रोसिक्यूटर और पुलिस ऑफिसर की एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही होती है और तभी वहाँ एक आदमी आकर उस मीटिंग को डिस्टर्ब कर देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। असल में वो आदमी उस मर्डर हुए कपल का बेटा किम था, जिसको पुलिस पर भरोसा नहीं था कि वो असली कातिल को ढूंढ पाएंगे। अब हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सिक्योरिटी वाले किसी तरह किम को वहाँ से ले जाते हैं। अब अगले दिन हान ओकेनो के ऑफिस जाकर उससे केस के सस्पेक्ट्स के बारे में रिपोर्ट मांगता है। तो ओकेनो उसे रिपोर्ट देते हुए कहता है कि उस कपल का मर्डर कातिल ने काफी सफाई से किया है, क्योंकि उसने वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स तक नहीं छोड़े हैं। इसलिए ऐसा लगता है कि शायद वो कातिल उन्हें पहले से जानता था। वो आगे कहता है कि इसलिए मैंने उस कपल के जान पहचान वालों की लिस्ट बनाई है जिनसे वो अक्सर मिला करते थे। तो ये सुनकर अब हान उस लिस्ट को चेक करने लगता है। तभी उसे उस लिस्ट में सकूरा नाम दिखाई पड़ता है, जिसकी उम्र करीब 53 साल थी। अब पता नहीं क्यों, लेकिन उस नाम को देखते ही हान एक गहरी सोच में डूब जाता है। तभी ओकेनो ये नोटिस करते हुए कहता है कि क्या हुआ सर, आप कहाँ खो गए? तो हान कहता है, लगता है आज मैंने बहुत काम कर लिया, इसलिए अब मैं घर जा रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि घर पहुंचकर वो एक बहुत पुरानी केस की फाइल निकालता है, जो उसकी वही बचपन की फ्रेंड यूकी की फाइल थी। और हैरानी की बात ये थी कि इस फाइल में भी सस्पेक्ट्स के नाम में सकूरा का नाम जुड़ा हुआ था, यानी यही वजह थी कि उस वक्त ऑफिस में हान किसी सोच में पड़ गया था। खैर, अब अगले सीन में हम सोहन को देखते हैं, जो ऑफिस से निकलकर सीधा एक होटल में जाती है, जहां वो एक मैगजीन के एडिटर से मिलती है। अब एडिटर आवाज लगाकर सामने बैठी फ्रैंकी नाम के इंसान को बुलाता है और इसके बाद सोहन को पैसों का नया चेक दे देता है। तो इससे हम समझ पाते हैं कि फ्रैंकी ने सोहन को ब्लैकमेल करके प्रोसिक्यूटर्स को किसी घोटाले की जानकारी निकालने के लिए हायर किया था। फिर फ्रैंकी उससे कहता है, सुनने में आया है कि हान आजकल शीरो से छिपकर मिल रहा है, इसलिए उस पर नजर रखो और जैसे ही कोई खबर मिले तो फौरन हमें बताना, क्योंकि अगर हमें उसके बारे में कुछ भी गलत पता चला तो हमारी न्यूज वायरल हो जाएगी। तो इस पर सोहन उसकी बात मान जाती है। अब अगले दिन हम हान और बाकी ऑफिसर्स को देखते हैं। इन लोगों ने विक्टिम से जुड़े 5 रिलेटिव्स में से 3 सस्पेक्ट्स की अलिबाई सुन ली थी और उनकी अलिबाई एकदम सच थी, यानी वो तीनों कातिल नहीं थे। पर अभी बाकी दोनों यानी सेकी और सकूरा की अलिबाई रिकॉर्ड करनी बाकी थी। तो इसीलिए सबसे पहले सेकी से पूछताछ शुरू की जाती है। अब सेकी कहता है कि अक्सर विक्टिम से एक आदमी लोन मांगने आता था, लेकिन वो उसे लोन देना नहीं चाहते थे। अब वो ऑफिसर उससे उस आदमी का नाम पूछता है, तो सेकी कहता है उसका नाम यूमिको था और सुना है कि वो बहुत खतरनाक आदमी है।
इसी बीच हम नोटिस करते हैं कि बाहर से हान इन लोगों की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। फिर आगे हम देखते हैं कि हान अपने कलीग के पास आकर उससे कहता है कि सेकी सच बोल रहा है। तभी ओकेनो वहाँ आकर कहता है कि सेकी यूमिको का नाम ले रहा था, कि ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी हम यूमिको की तहकीकात नहीं कर सकते, हमें उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और ऐसा कहकर हान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हान और बाकी ऑफिसर्स सकुरा के बारे में इकट्ठा की गई जानकारी पर डिस्कस कर रहे होते हैं। दरअसल सकुरा ने मर्डर के दिन विक्टिम्स को अपने घर पर बुलाया था और इसके थोड़ी देर के बाद ही विक्टिम्स की मौत हो गई थी। लेकिन सकुरा का कहना था कि मर्डर के वक्त वो 2 घंटे से रेस्टोरेंट में था। तभी सोहन कहती है, मुझे रेस्टोरेंट के ओनर ने बताया सकुरा कभी भी हमारे रेस्टोरेंट में 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सकुरा की अलीबाई हर तरफ से गलत साबित हो जाती है। अब अगले दिन सकुरा को बुलाया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। इधर ऑफिसर कहता है, हमें पता चला है कि विक्टिम ने आपको 40,000 येन का लोन दिया था। तो ये सुनकर सकुरा अचानक पागलों जैसी हरकतें करते हुए चिल्लाता है कि हर बार किसी न किसी केस में मैं ही फंस जाता हूँ, जैसे कि प्रॉब्लम हर वक्त मुझे ही ढूंढ रही हो। और इतना कहते ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हान सकुरा के पुराने क्राइम इन्वेस्टिगेटर से मिलता है, जो उसे बताता है कि सकुरा एक इंसान नहीं बल्कि हैवान है। वो बताता है कि 37 साल पहले 16 साल की उम्र में सकुरा ने अपने भाई के साथ मिलकर एक कार चुराई थी, जिससे उन्होंने एक लड़की को टक्कर मारी और फिर उसे किडनैप करके उसके साथ गलत काम किया। और फिर जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने उस लड़की के पूरे परिवार को भी मार डाला। लेकिन इस घटना के बाद भी पुलिस सकुरा का कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि वो उस वक्त टीनेजर था। हालांकि उसका बड़ा भाई उम्र में तब बढ़ा था, लेकिन उसने खुद को खत्म कर लिया। और इतना ही नहीं, इसके अलावा सकुरा पर यूकी नाम की 16 साल की लड़की का मर्डर केस भी है, लेकिन उसने इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। और अब चूंकि स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन यानी कि 20 साल का वक्त हो चुका है, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अब ये सब जानकर हान और उसकी टीम को सकुरा पर और शक हो जाता है। फिर अगले दिन हम सुबाबी को देखते हैं, जिसे हान ने खुद से मिलने बुलाया था। अब हान उससे कहता है, क्या ऐसी कोई जानकारी है जो पुलिस को नहीं पता? तो सुबाबी कहता है कि मैंने पता किया है कि जिस स्टोर में सकुरा काम करता था, उसमें जब कस्टमर रिसाइकलिंग के लिए अपना कोई सामान भेजते थे, तो अक्सर सकुरा उसे अपने घर ले जाकर रख लेता था। तो हान कहता है कि फिर तो अगर इसकी रिपोर्ट की जाए तो सकुरा को चोरी छुपे सामान रखने के लिए जेल हो सकती है। वैसे इस खबर के बदले तुम्हें क्या चाहिए? तो सुबाबी कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये जानना था कि तुम्हारे दादाजी ने जो युद्ध पर किताब लिखी थी, उसके बारे में उन्होंने तुम्हें क्या बताया था। ये सुनकर हान चुप हो जाता है, जिसके बाद सुबाबी वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ऑफिसर बताता है कि सस्पेक्ट यूमिको ने विक्टिम से गैम्बलिंग के लिए पैसे उधार लिए थे, लेकिन फिर भी अभी हमें यूमिको से संपर्क नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके बारे में और जानकारी कलेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसा कहकर वो अगले ऑफिसर को खड़ा करता है, जिसके बाद वो ऑफिसर कहता है कि एक लेडी अपने डॉग के साथ सैर कर रही थी और तभी उसने सकुरा को देखा, जो काफी देर से विक्टिम के घर की तरफ घूरे जा रहा था। तो अब ये सुनकर हान को कंफर्म हो जाता है कि पक्का सकुरा ही कातिल है। अगले सीन में इंस्पेक्टर हान को बताता है कि हमारे पास सकुरा के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। तो हान कहता है, तो फिर उसे चोरी के सामान के लिए दूसरा चार्ज लगा दो। फिर अगले दिन ही सकुरा को इस चार्ज पर अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट के बाद पुलिस सकुरा के घर पहुंच जाती है। अब घर से चोरी का सामान निकालने के बहाने पुलिस अपनी सर्चिंग शुरू करती है। तभी प्रोसिक्यूटर हान चुपके से सकुरा के ग्लव्स अपने कोट के अंदर छुपा लेता है। इसके बाद वो सकुरा के बाथरूम में जाकर उसका टूथ ब्रश भी अपने पास रख लेता है, ताकि उसके डीएनए की जांच हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ओकेनो के ऑफिस में अब सकुरा को लाया जाता है। इधर एक ऑफिसर सकुरा को कुर्सी से बांधकर वहां से चला जाता है। फिर ओकेनो कहता है, जिस दिन तुम विक्टिम से मिलने गए थे उसी दिन विक्टिम का मर्डर हो गया था, तो मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे? तो सकुरा कहता है कि मैं उस वक्त रेस्टोरेंट में था, अगर मैनेजर ने मुझे वहाँ नहीं देखा तो मेरी इसमें क्या गलती है? तभी हम फ्लैशबैक में हान को देखते हैं, जिसने ओकेनो को पहले ही बता रखा था कि अगर सकुरा ऐसा कुछ कहे तो मुझे लैपटॉप के जरिए कांटेक्ट करना। इसलिए सकुरा के आने से पहले ही सोहन और ओकेनो ने लैपटॉप और फोन का माइक इस तरह से सेट कर दिया था जिससे सकुरा को शक न हो और दूसरी तरफ हान को भी उनकी बातें साफ सुनाई दे सके। अब ओकेनो उससे कहता है कि क्या तुम यूकी के मर्डर केस के बारे में जानते हो, क्योंकि उस केस के सस्पेक्ट्स में तुम्हारा नाम भी शामिल था। अब ये सुनकर सकुरा कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद ओकेनो उससे कहता है कि अगर तुम्हें कुछ बताना है तो बता दो, क्योंकि वैसे भी उस केस की स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर हो चुकी है, तो क्यों ना तुम हमें सच बता दो। हालांकि सकुरा इतना कहने के बाद भी कुछ भी बताने से मना कर देता है। वो कहता है कि पुलिस मुझसे कितनी पीछे है, वो मुझे उस केस में गिरफ्तार भी नहीं कर पाई।
अब उसका ये जवाब सुनकर मिस्टर हान ओकेनो से दूसरा सवाल पूछने को कहता है। तो ओकेनो उससे पूछता है, अच्छा, जब तुम 16 साल के थे तो तुमने एक लड़की का मर्डर किया था, लेकिन उस वक्त लकी होने के कारण मर्डर का चार्ज तुम्हारे भाई ने अपने कंधों पर ले लिया था। ये बात सच है ना? ये सुनकर सकुरा का चेहरा थोड़ा ठहर जाता है और वो फौरन ओकेनो से वीडियो रिकॉर्डिंग बंद करने को कहता है, जिस पर ओकेनो उससे पूछता है कि वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों बंद करवानी है। तो सकुरा कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अब ये सुनकर हान समझ जाता है कि शायद वो सच बताने वाला होगा, इसलिए वो अब रिकॉर्डिंग बंद करवा देता है, जबकि दूसरी तरफ हान उस सेटअप की मदद से सकुरा की वॉइस सुन रहा होता है। अब सकुरा कहता है कि ये सच है कि 20 साल पहले मैंने यूकी नाम की एक लड़की को मारा था और मुझे वो अच्छे से याद है क्योंकि उसके घर की खिड़की हमेशा खुली रहती थी। वो कहता है कि मैं अक्सर खिड़की से अंदर जाकर यूकी के कपड़ों को स्मेल करता था और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद मैंने यूकी को फॉलो करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मैं वो समय ढूंढने लगा जब वो अकेली रहती हो। इस तरह एक दिन मैंने यूकी को पार्क में अकेले गाना सुनते हुए देखा, तो मैंने वहां जाकर उसे पकड़ लिया और जो चाहता था वो सब उसके साथ किया। ये सुनकर इधर सोहन और दूसरी तरफ मिस्टर हान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हान ने अपने बचपन के दिनों में यूकी के साथ अच्छा समय बिताया था और उसे यूकी पसंद थी। खैर, अब ओकेनो सकुरा के पास आकर उसे उसके कई सारे विक्टिम्स की फोटो दिखाता है जिन पर उसे सस्पेक्ट्स माना गया था। अब इन्हीं फोटोज में सकुरा के भाई की फोटो भी थी जो ओकेनो ने जानबूझकर रखी थी। इसलिए ओकेनो उससे कहता है, तुम्हारे भाई ने खुद को नहीं मारा था बल्कि उसे तुमने ही मार डाला। ये सुनकर अब सकुरा उसे ऐसा बोलने से मना करता है, लेकिन ओकेनो फिर भी उस पर जोर डालता है ताकि वो अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर ले। पर सकुरा दिमागी तौर पर बहुत ही स्ट्रांग था, इसलिए वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। अगले सीन में हम फ्रैंकी को एक चर्च में देखते हैं जहाँ सोहन उसका इंतजार कर रही होती है। तभी फ्रैंकी उसे एक फाइल देता है जिसमें प्रूफ था कि मिस्टर हान और शीरो एक ही स्कूल से पास आउट हुए थे और दोनों एक दूसरे को जानते थे। इसके बाद सोहन उस फाइल को लेकर फौरन ओकेनो के पास जाती है, लेकिन ओकेनो उससे कहता है कि अभी भी हमारे पास मिस्टर हान पर शक करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। अब अगले सीन में प्रोसिक्यूटर हान का ग्रुप एक छोटी सी मीटिंग करता है। यहाँ एक प्रोसिक्यूटर बताता है, हमारी डिटेक्टिव ने एक चोर को रंगे हाथों पकड़ा और उस चोर ने हमें बताया कि वो एक बार में था। तभी वहाँ उसका पुराना दोस्त यूमिको आ गया। फिर यूमिको ने उस चोर से कहा कि तुम्हें वो ओल्ड कपल याद है जिनका हाल ही में मर्डर हुआ है? पता है, अगर तुम्हें किसी को मारने जाना है तो किचन का नाइफ लेकर मत जाना, बल्कि इसके बजाय एक महंगा ब्लेड इस्तेमाल करना, उससे काम आसान हो जाएगा। खैर, अब ये सुनकर कुछ प्रोसिक्यूटर्स को लगता है कि शायद यूमिको मजाक कर रहा होगा, लेकिन अजीब बात ये थी कि किचन नाइफ की खबर मीडिया में आई ही नहीं थी। तो आखिर यूमिको को ये बात कैसे पता चली? और दूसरा, उसने पहले से ही उस कपल से बहुत सारा कर्जा लेकर रखा था। तो इस तरह हम देखते हैं कि अब यूमिको इन लोगों का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है। अगले सीन में हम शीरो को देखते हैं जो अपनी वाइफ से फोन पर बात कर रहा होता है। अब उसकी वाइफ पूछती है, तुम कहाँ हो? तो शीरो कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त के होटल में हूँ और अब तक मुझे यहीं छुपकर रहना पड़ रहा है। फिर ऐसा कहते हुए वो खिड़की के पास जाता है और अचानक छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। और ऐसा कहते हुए वो खिड़की के पास जाता है और अचानक छलांग लगाकर अपनी जान दे देता है। दरअसल शीरो को जस्टिस नहीं मिल पाया था, इसलिए उसने खुद को खत्म कर लिया था। अब एक प्रोसिक्यूटर हान को शीरो की मौत की खबर देता है, जिसे सुनकर हान हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि इनडायरेक्टली मैंने शीरो के केस को सीरियसली नहीं लिया और इसीलिए ये सब हो गया। अब वो शीरो की डेड बॉडी देखने से भी मना कर देता है क्योंकि उसके अंदर इस चीज को लेकर काफी गिल्ट आ जाता है। फिर अगले दिन हम हान को फोन पर किसी से बात करते हुए देखते हैं। मुझे तुमसे जरूरी काम है, इसलिए जल्दी मिलो और मेरे बताए हुए वक्त पर एक गाड़ी और एक सेलफोन लेकर बार में पहुंच जाना। अब हान को ये सब कहते हुए सोहन सुन लेती है और तभी हान वहां से चला जाता है। इसके बाद हान उस बार में पहुंचता है जहां उसने उस आदमी को बुलाया था। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुबाबी था और ये लोग इस बार में अकेले आए थे। अब सुबाबी उससे कहता है, जैसा तुमने कहा था मैं गाड़ी और फोन के साथ आया हूँ, अब बताओ क्या करना है। तो इसके बाद मिस्टर हान उसको 3 लाख येन देता है और कहता है मुझे एक गन चाहिए। तो सुबाबी पूछता है, क्यों, तुम्हें किसे मारना है? जिस पर हान कहता है कि ये सब छोड़ो, ये बताओ गन कहाँ मिलेगी। और उसके ऐसा कहते ही ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और ये दोनों गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच सोहन इन्हें जाता हुआ देख लेती है और फौरन ओकेनो को फोन लगाकर कहती है कि मैंने अभी अभी हान को पैसों के साथ गाड़ी में सुबाबी के साथ जाता हुआ देखा है। अब दूसरी तरफ हान और सुबाबी गाड़ी लेकर एक ग्राउंड में जाते हैं और सैरा नाम की एक माफिया लेडी के पास पहुंचते हैं जो उस वक्त दूसरी गाड़ी में मौजूद थी।
अब ये चारों गाड़ी से बाहर निकलते हैं और फिर पैसों के बदले सैरा मिस्टर हान को एक गन दे देती है। फिर गाड़ी में सुबावी हान को बताता है कि गन कैसे लोड करनी है और कैसे फायर करनी है, और इसके बाद वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ ओकेनो रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां सोहन ने उसे बुलाया था। सोहन बताती है कि फाइल्स के मुताबिक कल से यूमिको को प्राइम सस्पेक्ट माना जाएगा, इसलिए शायद हान यूमिको को तेजी से बाहर भेजना चाहता है, क्योंकि यूमिको के बाद सारा शक सकुरा पर चला जाएगा। वो कहती है कि आज रात यूमिको होटल में ठहरने वाला है, तो इस तरह ये दोनों उस होटल की तरफ चल पड़ते हैं। फिर अगले सीन में यूमिको को हान का कॉल आता है, कल सुबह ही पुलिस तुम्हें कस्टडी में ले जाएगी क्योंकि उन्हें तुम पर शक हो गया है, इसलिए तुम्हें आज ही किसी तरह से इस शहर को छोड़कर भागना पड़ेगा। यूमिको कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो और तुम कौन हो? तो हान कहता है, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं मजाक नहीं कर रहा। इस वक्त मैं तुम्हारे होटल के ठीक नीचे गाड़ी लेकर खड़ा हूँ, बस मुझे अपना रूम नंबर बता दो। इस तरह अब यूमिको अपना रूम नंबर बता देता है, जिसके बाद हान जल्दी से यूमिको के रूम तक पहुँच जाता है। पर तभी यूमिको कहता है कि हम दोनों अभी एकदम से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अभी अभी मैंने होटल के फ्रंट डेस्क पर कम से कम 20 मिनट रुकने की बात की है। तो इस तरह हान इतने टाइम तक वेट करने के लिए मान जाता है। अब इसी बीच हान उसे बताता है कि असल में मैं इस केस में सकुरा को फंसाना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर भेजना पड़ रहा है। वैसे खाली समय में क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुमने ये मर्डर क्यों किया? तो यूमिको बताता है कि मैं उन दोनों कपल्स को मारना नहीं चाहता था, मैं तो बस उन्हें डराकर पैसे लूटने गया था, लेकिन वो आंटी चाकू लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, इसलिए मैंने उसे और उसके हस्बैंड को वहीं मार डाला। पर उस दौरान चाकू टूट गया था। तो हान कहता है, वो आधा चाकू क्या तुमने फेंक दिया? तो यूमिको कहता है कि नहीं, वो मेरे पास है और इसी अपार्टमेंट में है। खैर, इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। फिर हान यूमिको को चाकू साथ में ले जाने की याद दिलाता है ताकि इसे कभी कोई रिकवर ना कर सके। इसके बाद ये दोनों होटल से निकल जाते हैं, जहाँ गाड़ी में यूमिको चाकू का टूटा हुआ हिस्सा हान को दिखाता है। यूमिको कहता है, वैसे तुम चाकू के इस हिस्से से क्या करने वाले हो? तो हान कहता है, वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तो बस सबूत मिटाना चाहता हूँ। अब ऐसा कहकर वो गाड़ी को जंगल वाले इलाके की तरफ ले जाता है। फिर जंगल में हान गाड़ी रोककर कहता है कि आगे का रास्ता हमें पैदल तय करना होगा। तो ये सुनकर यूमिको गाड़ी से बाहर आता है। फिलहाल यूमिको को कोई आइडिया नहीं था कि ये कौन सी जगह है। तभी हम हान को यूमिको के पीछे गन के साथ जाता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो यूमिको को शूट करके मार डालता है। इसके बाद हान एक गड्ढा खोदकर उसमें यूमिको की डेड बॉडी को गाड़ देता है। ये सब करने के बाद हान अपनी गाड़ी स्टार्ट करने जाता है, लेकिन गाड़ी स्टार्ट करते ही जैसे ही वो हैंड ब्रेक खोलता है तो वैसे ही गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब होश में आते ही वो खुद को जंगल से काफी दूर पाता है। असल में उसे सुबावी वहाँ से ले आया था। सुबावी बताता है कि मेरी इस गाड़ी में एक चिप ट्रैकर फिट है, जिससे मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। खैर, अब हान अपने ऑफिस पहुंचता है, जहां सभी लोग उसको घूर रहे थे। दरअसल सोहन ने हान की असलियत सभी को बता दी थी, जिसके बाद हान की टेबल पर उसके साथ सिर्फ कुछ ग्रुप मेंबर्स जमा होते हैं और फिर हान उन सभी से उनके अजीब रिएक्शन का कारण पूछता है। तभी ओकेनो कहता है, यूमिको कल रात से गायब हो गया है, जबकि वो होटल में था। हमें पता चला है कि वहाँ आखिरी बार एक ब्लैक कार आई थी और यूमिको वहाँ से उस कार में निकल गया। तभी दूसरा ऑफिसर कहता है कि ना अभी तक यूमिको मिला है और ना वो कार। तभी सोहन कहती है, मैंने आखिरी बार बॉस को गाड़ी में सुबावी के साथ जाते हुए देखा था, जो काफी पैसे अपने साथ लिए हुए थे। तभी हान झूठ बोलते हुए कहता है, असल में मैं कल सुबावी को 5 लाख येन देने गया था, वो भी अपनी बेटी पर नजर रखने के लिए, क्योंकि वो एक क्लब में काम करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि काफी समय से कोई उसका पीछा कर रहा था। अब ये मेरा प्राइवेट फैमिली इशू है, लेकिन फिर भी मुझे आपको बताना पड़ रहा है। तभी हान ओकेनो से कहता है, तुम्हें क्या लगा कि मैंने सुबावी के साथ मिलकर यूमिको को भगाने का प्लान बनाया? तो ओकेनो कहता है, हाँ, मुझे ऐसा ही लगा बॉस। तभी हान चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा लगा भी कैसे? तो इस पर ओकेनो फौरन उससे माफी मांगता है। तभी हान कहता है कि सुबावी ने मुझे रात को सोहन के बारे में एक ऐसी खबर दी जो किसी को नहीं पता। वो कहता है कि असल में सोहन उन लोगों से जुड़ी हुई है जो प्रोसिक्यूटर का नाम बदनाम करना चाहते हैं। और इतना कहकर हान वहाँ बैठे सभी लोगों को सोहन का एक फोटो दिखाता है, जिसमें वो उन लोगों के साथ बैठी थी। और तभी हमें पता चलता है कि सेरा नाम की उस आर्म डीलर ने ये फोटो अपने फोन से उसी बार में खींची थी। अब ये सब देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं, जबकि सोहन फौरन शर्मिंदा होकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सभी प्रोसिक्यूटर डिसाइड करते हैं कि वो अभी सकुरा से और पूछताछ करेंगे। दूसरी तरफ हान अपने घर पहुंचकर उस आधे चाकू को निकालता है और उसे अच्छे से पॉलिश करके उसमें सकुरा के घर से मिला टूथब्रश उस पर अच्छे से रब कर देता है, जिससे कि चाकू में सकुरा का डीएनए चला जाए। इसके बाद वो बाहर निकलकर वही ब्रश सैरा को दे देता है, जो उस ब्रश को वापस सकुरा के घर में रखवा देती है।
इसके बाद वो बाहर निकलकर वही ब्रश सैरा को दे देता है, जो उस ब्रश को वापस सकुरा के घर में रखवा देती है। इसके बाद हम शीरो का फ्यूनरल देखते हैं, जिसमें हान भी इनवाइटेड था। फिर फ्लैशबैक में हान सोचता है कि पहले मैं कानून और लॉ पर विश्वास करता था, लेकिन शीरो को खोने के बाद मुझे पता चल गया कि लॉ सिर्फ वही है जो साबित हो पाता है। इसके बाद फ्यूनरल से लौटकर हान ओकेनो से मिलता है। अब हान ओकेनो से कहता है कि हमें क्राइम सीन का आधा चाकू सकुरा के घर से मिला है और साथ ही उसमें उसका डीएनए भी मैच हो गया है। वो कहता है, मुझे लगता है सकुरा ने मिस्टर सुजुकी से 5 लाख येन का लोन लिया था, जिसके बाद वो मर्डर वाली रात सुजुकी के घर पैसे मांगने गया था। लेकिन वहाँ पैसे न मिलने पर सकुरा ने सुजुकी की गर्दन पर चाकू रखकर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन जब सुजुकी नहीं माना तो सकुरा ने उन दोनों का कत्ल कर दिया। लेकिन ये सुनकर ओकेनो कहता है कि ये सब तो नामुमकिन है, क्योंकि हम दोनों ही जानते हैं कि सकुरा ऐसा कातिल है जो फिंगरप्रिंट्स तक नहीं छोड़ता, तो आखिर वो उस मर्डर वेपन को अपने घर में क्यों रखेगा। पर हान गुस्से में कहता है, पर चाकू तो उसके घर में मिला है उसके डीएनए के साथ, जो साबित करता है कि सकुरा ही कातिल है। अब ये सुनकर ओकेनो समझ जाता है कि हान सकुरा से अपनी बचपन की फ्रेंड का बदला लेना चाहता है, इसलिए शायद उसने खुद से ये सब नकली एविडेंस तैयार किए होंगे। अब ये सब हान को बताकर कि ये गलत है, वो अपनी प्रोसिक्यूटर की नौकरी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ से निकलकर ओकेनो सीधा सोहन के घर पहुँचता है, जिसे कंपनी से निकाल दिया गया था। अब ये दोनों अपोजिशन पार्टी से मिल जाते हैं और इनका मकसद होता है कि सकुरा को किसी भी तरह से जेल से बाहर निकालना। इसलिए सबसे पहले ओकेनो उस रेस्टोरेंट वाले के पास जाता है, जिसके यहाँ सकुरा ने ठहरने के बारे में बताया था। अब ओकेनो किसी तरह उस मैनेजर को कन्विंस कर लेता है कि वो कोर्ट में जाकर गवाही दे दे कि मर्डर के वक्त सकुरा उसके रेस्टोरेंट में ही था। इसके बाद ये तीनों रेस्टोरेंट के फुटेज में सकुरा को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन फुटेज के अंदर सकुरा दिख ही नहीं रहा था, यानी वो झूठ बोल रहा था। तभी ओकेनो को आइडिया आता है कि वो सकुरा के लिए एक नकली विटनेस तैयार करेगा जो झूठा बयान देगा। फिर हम देखते हैं कि उस रात जैक नाम का लड़का झूठा गवाह बनकर पुलिस स्टेशन में जाता है। वो बताता है कि मैंने आखिरी बार यूमिको को सुजुकी का मर्डर करते हुए देखा था, लेकिन मैं उस वक्त कन्फेस नहीं कर पाया। शायद यूमिको को सुजुकी के बेटे ने गुस्से में मार डाला होगा। इस तरह जैक सब कन्फेस कर देता है और इसके बाद पुलिस के पास सकुरा को छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होता और इस चीज से हान का दिमाग बहुत खराब हो जाता है। फिर जेल से छूटने के बाद सकुरा अपने घर पर एक पार्टी रखता है, जिसमें बहुत सारे लोग इनवाइटेड होते हैं। तभी सकुरा उस पार्टी में ओकेनो को देखता है, लेकिन क्योंकि ओकेनो ने इन्वेस्टिगेशन के वक्त सकुरा को उसके खुद के भाई का कातिल बताया था, तो उसी बात को याद करते हुए सकुरा उसे वहाँ से बहुत बुरी तरह से जलील करके भगा देता है। तभी अचानक सकुरा को म्यूजिक सुनकर दौरा सा पड़ने लगता है और वो फौरन बाहर आकर नाचने लगता है। ये देखकर ओकेनो भी सकुरा के पीछे जाता है, उसे ये बताने कि उसने ही उसे जेल से बाहर निकाला था। लेकिन जैसे ही ओकेनो सकुरा के पास पहुंचता है, वैसे ही एक गाड़ी सकुरा को टक्कर मारकर वहां से चली जाती है और सकुरा वहीं पर मारा जाता है। असल में इस गाड़ी को सैरा के कहने पर एक बूढ़े आदमी ने ठोका था, जो बाहर निकलते ही सभी से कहता है कि मैंने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया था, मतलब गैर कानूनी तरीके से ही सही हान ने एक कातिल को मरवा दिया था। खैर, अब अगले दिन ओकेनो हान से मिलने उसके घर जाता है। अब तक ओकेनो को कंफर्म हो चुका था कि सकुरा को मरवाने में हान का हाथ है। वो कहता है कि आपने आखिरी सेमिनार में हमें समझाया था कि सच्चाई से कभी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो सही होगा उसे जस्टिस जरूर मिलेगा, लेकिन अब आप अपनी बात से मुकर गए। तो हान कहता है कि समय बदल गया है, लेकिन ये कानून अभी भी पुराना है, जो धीरे धीरे खोखला हो चुका है। यहाँ आम आदमी को न्याय नहीं मिलता, बल्कि न्याय किसको मिलना है ये भी लोग डिसाइड करते हैं। इसलिए मैं इस चीज से तंग आ चुका हूँ। पर ओकेनो कहता है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप एक मुजरिम हो और मैं आपको सजा दिलवाकर ही रहूंगा। अब ऐसा बोलकर ओकेनो वहाँ से जाने लगता है। अब हान एक रिमोट उठाकर अचानक से उसे दबाता है और इसी मोमेंट पर हम ओकेनो को बाहर से चिल्लाता हुआ देखते हैं, जिसके बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, आपको मुझे ये बताना है कि आखिर इस रिमोट और ओकेनो के चिल्लाने का क्या मतलब था। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए। वहीं अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।